हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं जीएस सिंपलर। इसमें हम पढ़ेंगे मानव संसाधन। तो मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे महत्वपूर्ण है, इस चीज़ के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसमें हम जैसे कि मानव वैसे भी एक संसाधन होता है। जिस प्रकार एक वस्तु जब मानव की यूज में आती है वो संसाधन कहलाती है। ऐसे मानव क्या आता है, अपने राष्ट्र, अपने देश, ठीक है, अपने परिवार, सबके लिए क्या एक संसाधन है। कैसे? जब मानव कोई चीज़ सीखता है, जैसे कि वो एक इंजीनियर बनता है, एक डॉक्टर बनता है, तो डॉक्टर बनता है तो बहुत सारे मरीजों की सहायता करता है, हेल्प करता है, उनका उपचार करता है, तो वो क्या है, मरीजों के लिए एक संसाधन है। जैसे कि एक इंजीनियरिंग का काम करता है तो क्या है, वो देश के लिए एक संसाधन है। उसने पुल बनाया, कोई मेट्रो ट्रेन बना रहा है, तो क्या है, वो एक संसाधन। मानव जब अपनी योग्यता, अपने कौशल, अपने एजुकेशन से अपने स्तर को बढ़ाता है तो वो क्या बन जाता है, एक संसाधन। समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, इंटरनेशनल लेवल के लिए क्या बन जाता है, संसाधन। तो हर मनुष्य संसाधन नहीं है। जो मेहनत करता है, कार्य करता है, वे क्या है, संसाधन है। जैसे अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताती हूँ पढ़ के। ठीक है, तो इसमें क्या है, लोग एक ही राष्ट्र के बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होता है। कोई भी चीज़ जब संसाधन होती है, चाहे वो मनुष्य क्या है, जब लोगों के लिए वो क्या है, महत्वपूर्ण है, तब वो क्या बन जाती है, एक संसाधन बन जाती है। लोग अपनी आवश्यकताओं, योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान नाकार है, कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही पड़ा है, तो वो संसाधन नहीं है। लेकिन इंसान अपनी योग्यता और क्षमता से अपने आप को एक संसाधन में बदल लेता है, उसका क्या, उसे मूल्य मिलता है। देखो, हर जगह जब इंसान अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छे स्तर की उसने पढ़ाई की होगी, बहुत सारे काम सीखे होंगे, तो वो क्या बन जाता है, कंपनी के लिए संसाधन। वो एक कंपनी में काम करता है, उसे रोज़गार मिलते हैं, उसकी एक मूल्य मिलता है। जैसे कि एक संसाधन होता है, एक पेंसिल होती है, तो हमारे लिखने के काम आ रही है, उसका एक मूल्य है। ठीक है, वो कितने रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की पेंसिल आती है। उसी प्रकार से मनुष्य है कि कितनी उसकी कार्य क्षमता है, कितने स्तर का काम कर रहा है, तो उसी आधार पर उसका एक मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो हर एक चीज़ क्या है, संसाधन है। जिस चीज़ का मूल्य होता है, जो लोगों के काम आती है, वे सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन का विकास करते हैं। अन्य संसाधन की भांति मानव संसाधन विश्व समाज देखो समान के रूप में वितरित नहीं है। शैक्षिक स्तर पर, ठीक है, लिंग के आधार पर या फिर एजुकेशन के स्तर पर भी क्या बनता है, एक संसाधन होता है। जनसंख्या, ठीक है, तो जनसंख्या तो बहुत सारी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ ही लोग संसाधन बनते हैं, और कुछ अच्छे स्तर के, कुछ ऐसे ही। तो अब देखो आगे क्या है, हमारी सरकार ने भी 2015 में कौशल योजना बनाई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या था कि लोगों को कौशल माने अच्छी टेक्निक का काम सिखाया जाए, जिससे क्या उसका मूल्य निर्धारित हो, उन्हें जॉब मिले, रोजगार मिले। तो इसमें लिखा क्या है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं में 2016 में 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सभ्य और मौजूदा रोजगार अर्जन को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने के रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति कुछ सीखे, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का काम सीखे, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का काम सीखे, तो बहुत सारे काम सीखता है, तो वह एक कौशल युक्त मनुष्य बन जाता है। तो वो क्या बन जाता है, एक उसका मूल्य निर्धारित हो जाता है। ठीक है, जब मूल्य निर्धारित होता है तो वो अपनी फैमिली के, अब देखो कौशल की तो ज़रूरत होती है, मूल्य, अब देखो दोस्तों,
ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि जनसंख्या का वितरण। अब देखो, आपको ये भी पता है कि एशिया एक महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है, यूरोप, और फिर हमारा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो कई महाद्वीपों से मिलकर हमारी क्या है, पृथ्वी बनती है। तो जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या का वितरण कहते हैं। देखो ये विश्व की जनसंख्या का स्तर है। तभी देखो कौन सी जगह है, ये एशिया है, ठीक है। तो इसमें स्तर क्या दिखा रहा है, तो एशिया में क्या है, एशिया महाद्वीप में सबसे, ये एशिया का है, तो ये एशिया में सबसे ज़्यादा क्या है, जनसंख्या दिख रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, यूरोप। यूरोप में कितने, यूरोप, ये है यूरोप। तो यूरोप में कैसे, रेड कलर की, देखो कितने कम में। उसके अफ्रीका, अफ्रीका में सिर्फ कितने जनसंख्या, ये रही अफ्रीका की, ये रही, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण मध्य, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, फिर उत्तर अमेरिका, ठीक है, ये देखो उत्तर अमेरिका, ठीक है। तो ये जनसंख्या है। देखो भारत में देखो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला क्षेत्रफल क्या है, चीन है। चीन कहाँ पे, एशिया महाद्वीप में, ठीक है। भारत है, भारत भी सेकंड पोजीशन पे आता है, तो वो भी जनसंख्या के स्तर पे आता है। तो वो भी, तो अपने एशिया महाद्वीप सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्रफल माना जाता है। अब इसमें क्या लिखा है, भूपृष्ठ में जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वेतन प्रतिरूप करते हैं। विश्व की जनसंख्या 90% अधिक भाग पृष्ठ, 30% भाग निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हुए और कुछ विरल, माने बहुत कम बसे हुए हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब देखो दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका घने भने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय, मरुस्थलीय, उच्च पर्वतीय, विषुवतीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग मैदानी क्षेत्रों में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं रहना, क्योंकि वहाँ पे कृषि होती है, नदियाँ होती हैं, ये सारी सुविधाएं वहाँ पे पाई जाती हैं। तो आगे क्या है, देखो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखो चीन की है, ये देखो क्षेत्रफल यहाँ तक, कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। उसके बाद भारत की है, उसके बाद यूएसए की है, उसके बाद इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया और रूस और ये जापान, ठीक है। तो जापान की जनसंख्या सबसे कम दिख रही है। मैपिंग देखो तुम। अब इसके आगे देखो, ये देखो मैपिंग आपने देखी है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, चीन की, फिर भारत की। और ये चीन और भारत कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में है। तो जनसंख्या किसका बड़ा, एशिया महाद्वीप का, ठीक है। अब आगे जनसंख्या का घनत्व। क्या आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, पृथ्वी पृष्ठ में इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ कहते हैं जनसंख्या घनत्व। सामान्य रूप में प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। इसे जनसंख्या को किस में व्यक्त किया जाता है, किलो प्रति किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण एशिया में है। इसके पश्चात क्रमांश पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वैसे भी एशिया महाद्वीप में है। और जनसंख्या का वितरण और प्रभावित करने वाले कारक देखो। अब इसमें क्या है, स्थल आकृतियाँ होती हैं। देखो लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में कहाँ रहते हैं, कहाँ, मैदानी क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ खेती की सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। खेती, विनिर्माण, सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त है। यहाँ गंगा मैदान है, ठीक है, सबसे अधिक घनी जनसंख्या में बसे हैं। इस क्षेत्र की जबकि एंडीज, आल्स, हिमालय जैसे पर्वत में विरल में बसे हुए हैं। पर्वतों का जल बह के आता है मैदानी क्षेत्र में, और उससे क्या होता है, नदियाँ बनती हैं, और नदियों के साथ जो मृदा बह के आती है वो बहुत उपजाऊ होती है। तो वो क्या होता है, उपजाऊ कृषि के लिए बहुत उपयोग होती है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ बसे होते हैं, मैदानी क्षेत्रों में। अब देखो आगे क्या है, जलवायु।
जलवायु में बहुत प्रभावित होती है। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यंत गर्म अथवा अत्यंत ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस, ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा, ठीक है, अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। मतलब कि लोग ना तो ही ज़्यादा गर्म क्षेत्रफल में रहेंगे और ना ही ज़्यादा ठंडे क्षेत्रफल में रहेंगे। वो कैसे क्षेत्रफल में रहेंगे जहाँ की जलवायु सम हो, ठीक है, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा सर्दी हो वहाँ पे। तो ऐसी जगह जैसे कि अब हम सियाचिन ग्लेशियर चले जाओ, वहाँ ठंडी ठंड है, बर्फ़, ऐसे क्षेत्रफल में लोग पसंद नहीं करेंगे रहना, ठीक है। ज़्यादा तो देखो यूपी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे, यूपी मान लो, यूपी, ठीक है, मैदानी क्षेत्र हैं ये, यूपी, राजस्थान, एमपी, बिहार, ठीक है, पंजाब, ये क्या है, मैदानी क्षेत्र हैं। तो सबसे ज़्यादा घनी प्रजाति ऐसी क्षेत्रफल में रहती है, चाहे विदेश हो कहीं भी। तो ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों पर रहना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी क्या होती है, आसान होती है। पर्वतीय क्षेत्रों के अकॉर्डिंग वहाँ पे वहाँ की मृदा कैसी होती है, उपजाऊ होती है। मृदा देखो, मृदा उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त हैं, भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र, चीन में बहांग, चांग, चियांग, मिस्र, नील नदी उपजाऊ मैदान के घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल देखो, लोगों को बचने के लिए जल की आवश्यकता होती है। लोग उस क्षेत्र में रहने में प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। अलवणीय जल जिसमें लवण ना हो, ठीक है, नमकीन पानी ना हो, मीठा पानी हो, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जो कि पीने योग्य पानी हो। विश्व की नदी घाटियों में बसे क्षेत्र, जबकि मरुस्थलीय विरल जनसंख्या वाले मरुस्थलीय जगहों में कम लोग रहते हैं। ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, जहाँ की जलवायु अच्छी हो, ठीक है, खेती बाड़ी अच्छे से हो, मैदानी क्षेत्र हो, नदियाँ हों और मीठा पानी पाया जाए। तो खनिज खनिज अपेक्षाकृत देखो, खनिज निक्षेपों के वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए, दक्षिण अफ्रीका हीरे की खानें, मध्य पूर्वी तेल की खोज ने इन क्षेत्रों को लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। तो ये लालच की, जैसे कि जहाँ पे हीरे, मोती या सोना या तेल निकलता है, तो वहाँ पे काम करने के लिए लोग वहाँ रहते हैं, बसते हैं। तो वहाँ पे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि यहाँ रहेंगे तो रोज़गार, काम धंधे चलते रहेंगे, तो प्रेरित किया जाता है, ठीक है। तो अगला क्या है हमारा, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक। तो क्या है, सामाजिक आर्थिक कारक। तो औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है, जहाँ औद्योगिक, जैसे कि बहुत से लोग गांव की जगह शहरों में आके बस जाते हैं, ठीक है, जैसे कि भारत के लोग मुंबई, ठीक है, दिल्ली, ऐसी जगह जहाँ पे उनके रोज़गार, काम धंधे अच्छे से चल सकें, तो ये आकर्षित होते हैं, शहरों की तरफ बढ़ते हैं। तो सांस्कृतिक कारक भी होते हैं। धर्म, संस्कृति की महानता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी, मेरुसलम, वेटिकन सिटी, इस क्षेत्रफल में भी वो जाके बसना पसंद करते हैं। और बहुत से सामाजिक कारक होते हैं, जहाँ अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छे रोजगार हो, तो ऐसी जगह में भी लोग जाके बस जाते हैं। वो क्या है, सामाजिक कारक, समाज से जुड़ने के लिए। अब देखो, जनसंख्या परिवर्तन, दिन प्रतिदिन हमारी क्या है, जनसंख्या का स्तर बढ़ रहा है। पहले क्या थी, जनसंख्या ये थी, ठीक है, अब दिन प्रतिदिन जनसंख्या का स्तर कैसे बढ़ रहा है, देखो, ये देखो, पहले ये, फिर धीरे धीरे ये देखो, ये बड़ी जनसंख्या, फिर यहाँ पहुँची, फिर इससे पहुँची, ऐसे बढ़ते बढ़ते जनसंख्या का स्तर क्या हुआ, बढ़ता चला गया। देखो कितनी, सॉरी 2 सेकेंड, तो सेकेंड थोड़ा सा ये हो गया देखो, ये देखो जनसंख्या का स्तर किस तरह से मिलियन तक पहुंच गया। तो इसी तरह से अगर जनसंख्या बढ़ने लगी तो हमारे देश के लिए हानिकारक भी है। तो हमें चाइना की तरह अपनी जनसंख्या को नहीं बढ़ाना है, ठीक है, चाइना के स्तर पे तो हमें पीछे ही रहना है, खासकर जनसंख्या के आगे, इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से, इन सब चीज़ों में बढ़ना है, शिक्षा के स्तर पर बढ़ना है, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी के स्तर पर हमें बढ़ना है, लेकिन जनसंख्या के स्तर पर ना बढ़े, वही सही है। जिस देश की जनसंख्या अच्छी हो, जिस देश की शिक्षा अच्छी हो, जिस देश की एजुकेशन और आर्थिक स्थिति अच्छी हो, तो वो देश तरक्की करता है। और जिस देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाए,
एजुकेशन अच्छी ना हो, शिक्षा अच्छी ना हो, तो वो क्या है, वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो हम जनसंख्या बढ़ाएंगे तो आवास के स्तर भी हमें बढ़ाने पड़ेंगे, तो खेती कृषि भी बंद हो जाएगी, वन नष्ट हो जाएंगे, ये सारी चीज़ों में भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा। तो जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि या तीव्रता से बढ़ना होता है। तो प्राकृतिक रूप से लोग बढ़ रहे हैं, जैसे कि एक दंपति के 2 बच्चे हैं और उन 2 बच्चों की भी जनसंख्या बढ़ेगी, फिर उनके भी हुए, तो ऐसे धीरे धीरे जनसंख्या का स्तर बढ़ रहा है। पहले जनसंख्या में क्या हो रहा था कि बहुत सी कुपोषण के शिकार हो जाते थे, मृत्यु दर बढ़ जाती थी और जनसंख्या भी हमें फिर बढ़ानी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, मृत्यु दर भी घट रही है और जनसंख्या निरंतर तो बढ़ ही रही है। ठीक है, तो अब हम लोग ने अच्छी टेक्निक में नॉलेज हो गई है, सीख रहे हैं, जानकारी हो रही है, तो स्वास्थ्य स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उससे क्या है, लोग कम बीमार हो रहे हैं, ठीक है, लोग स्वस्थ रह रहे हैं, तो मृत्यु दर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो जनसंख्या अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है देखो, सॉरी, इसमें लिखा है प्रवास एक अन्य कारण है। जनसंख्या आकार में परिवर्तन होता है, लोग एक देश से अथवा देश के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उसे इत्र प्रवासी लोग कहते हैं। जो एक, जैसे कि क्या होता है ये, जैसे कि एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंसान चला जाता है, उसे उत प्रवासी के लोग कहते हैं। जो देश छोड़ते हैं या प्रवासी लोग कहलाते हैं, जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में रहते हैं, वो क्या कहते हैं, अप्रवासी लोग कहलाते हैं। अब देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोग बाहर चले जाने अथवा उपप्रवास के कारण जनसंख्या में कमी हुई है। कुछ जगह अच्छी विकसित नहीं होती, लोग वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह बस जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक, ठीक है, अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों की ओर पलायन हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो देशों के अंदर बड़ी जनसंख्या में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्र से वो नगरीय क्षेत्र में चले जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, इस जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाते हैं। तो जहाँ विस्थापित हैं वो कहाँ कहते हैं, प्रवासी कहलाते हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन में प्रतिरूप, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, जनसंख्या वृद्धि की दर यद्यपि विश्व की जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देश में ये वृद्धि अनुभव की जा रही है। कुछ लोग केन्या की जनसंख्या वृद्धि की दरें ऊंची हैं। उन देशों की जन्म स्तर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, मैंने ये बताया था। तो जन्म और सभी अधिक हैं, जिससे मृत्यु दर कम हो रही है, तो लोगों की जन्म स्तर तो बढ़ रहे हैं और मृत्यु दर भी कम हो रही है, तो जनसंख्या अपने आप वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है देश में ऐसे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, निम्न जन्म दर मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या लिखा है देखो, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, क्लियर नहीं है। ये सारे देश हैं, देखो यहाँ पे अपना यहाँ पे देखो भारत की जनसंख्या भी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ये चाइना, यहाँ की भी जनसंख्या ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा संख्या वाला क्षेत्र क्या है, एशिया है। ठीक है, तो इसी तरह से अब देखो जनसंख्या घनत्व, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर कुछ अंतर पड़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से विकसित है। जापान क्या है, बांग्लादेश से आर्थिक रूप से क्या है, विकसित देश माना जाता है। और वहाँ की एजुकेशन स्तर भी काफ़ी हाई लेवल का है, वहाँ पे लोग अच्छे पढ़े लिखे और सभ्य होते हैं। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, ठीक है, लोग अपनी आयु, लिंग, क्षमता और स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय, आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न हैं। लोगों की इस विशेषताओं के
के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि अगर जनसंख्या अच्छे स्तर की है, जनसंख्या बढ़ भी रही है, हम उन्हें अच्छे से एजुकेशन दे रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जनसंख्या बढ़ रही है, हम उनका अच्छे से स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो जनसंख्या घनत्व भी हो रहा है, देश गरीब भी हो जाता है इससे। अब देखो जनसंख्या अब यहाँ पे क्या लिखा है, जनसंख्या घनत्व हमारी यह जानने की सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं और किस आयु के वर्ग हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं। ठीक है, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिविद विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु, लिंग और पिरामिड भी कहते हैं। जैसे कि एक देश की जनसंख्या है, मान लो उसकी एजुकेशन स्तर कैसा है, उसका आर्थिक स्तर कैसा है, उनको कैसे रोजगार प्रदान किए हैं, उनकी मृत्यु दर कैसी है, स्त्रियों का आर्थिक रूप से स्तर कैसा है, ठीक है, उनकी एजुकेशन कैसी दी जा रही है, ये सारी चीज़ देश की एक सभ्यता और देश के विकास के स्तर को बताती है। ठीक है, अगर एक देश में जनसंख्या का स्तर तो बढ़ रहा है लेकिन उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, ठीक है, अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, तो देश के स्तर भी क्या होगा, गिरावट आएगी। जैसे मानव अच्छा संसाधन बनता है तो देश भी उन्नति करता है। जिस देश के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे टेक्निक होंगे तो वो देश अपने आप ही ग्रोथ करेगा। ठीक है, कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण में 9 से 5 या 10 वर्ष से 14 वर्ष तक। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इस वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्थिति को उपविभाजित है। जनसंख्या पिरामिड आकार उस विशेष देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की जनसंख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग। अब देखो ये रहा पिरामिड, पुरुष और स्त्रियों की जनसंख्या इक्वल है। ठीक है, देखो यहाँ पे पुरुष और स्त्री, ठीक है, दोनों की संख्या इक्वल है। तो यहाँ पे दिखाई गई है, ये जन्म के स्तर पर दर्शाती है। ऊपर आकार और वृद्ध लोगों में 65 से अधिक जनसंख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या भी दर्शाता है। तो अगर हमारी मृत्यु दर भी कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और एजुकेशन स्तर भी बढ़ रहा है, तो ये क्या अच्छा इंडिकेट होता है। अब देखो जनसंख्या पिरामिड एक देश के आश्रित लोगों की जनसंख्या को बताता है। युवा आश्रित लोग और वृद्ध आश्रित लोग, ठीक है, आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कार्यरत आयु कितनी 15 से 65 लोगों की आर्थिक रूप से में वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म स्तर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे हैं, मतलब जिनकी जन्म भी बढ़ रही है, जन्म दर भी बढ़ रही है और मृत्यु दर भी बढ़ रही है, तो इससे पता चल रहा है कि वो बच्चे किसके कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, तभी तो मृत्यु दर बढ़ रही है। अब कोई जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन मृत्यु दर घट रही है, तो क्या वो कुपोषण का शिकार नहीं है, देश ने तरक्की की है। तो आधार में चौड़ा है, ऊपर तीव्रता संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उसमें अधिकतर आयु शैशव काल में ही हो जाती है, कुछ बड़े हो जाते हैं, इसलिए यहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति में कन्या के पिरामिड दर्शाया गया है। देखो यहाँ पे, ये देखो स्त्री है, पुरुष है, ठीक है, अब आयु सीमा, तो यहाँ पे आके यहाँ पे जन्म स्तर तो देखो क्या है, बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो कितना है, ये धीरे धीरे ऊपर जाके क्या घट रहा है, तो मतलब कि 50 तक आधे से लोग मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो क्या होता है, ऊपर पिरामिड घटता जाता है। कैसे, किसी ने जन्म लिया, कोई 16 साल की मृत्यु में उसकी मृत्यु हो गई, कोई 60 साल में, तो 70, 80, 90 तक बहुत कम लोग आते हैं, तो वहाँ उन लोग ऐसे लोगों की जनसंख्या कम दिखती है, जवान लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये देखो ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है। ये देखो ये क्या है, हमारी ये स्तर बढ़ रहा है नीचे के, ऊपर की क्या है, घट रहा है। ये देखो
ठीक है। इस तरीके से ये जनसंख्या स्तर होती है। तो हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे मनुष्य एक संसाधन है, अपने कौशल अपनी योग्यता के आधार पर वो संसाधन बनता है। जनसंख्या का स्तर ज़्यादा बढ़ता है तो वो भी देश के लिए घातक होता है। तो लेकिन लोग ऐसे राज्यों ऐसे देश में ज़्यादा रहते हैं जहाँ की जलवायु सही हो, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, कोई कमी हो तो डिसलाइक भी करना। और वैसे भी ना एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब हम आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है और अब 9th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट होएगी कल से। और वॉचिंग फॉर थैंक यू और बाय।